ये कहानी है चार दोस्तों की जो मछली पकड़ने के शौकीन थे। वह लोग नाव पर सवार होकर खुले समुद्र में मछली पकड़ने गए, लेकिन एंकर उठाते समय एक हादसा हो गया। पता चला कि चारों मिलकर भी एंकर नहीं खींच पा रहे थे। तब सबसे चतुर समझा जाने वाला नाव का मालिक ने आदेश दिया, इंजन स्टार्ट करो और नाव की ताकत से एंकर खींचो। प्लान तो अच्छा था, लेकिन अमल में आते ही और बड़ा हादसा हो गया। अब ये चार मछुआरे खुद बचाव की राह देखने वाले डूबते हुए लोग बन गए। और सबसे बुरी बात ये कि आधे घंटे बाद ही एक जबरदस्त तूफान इस इलाके में आने वाला था। अब सवाल ये था कि ये चारों कैसे जिंदा रहकर किनारे वापस पहुंच पाएंगे। 2009 की फरवरी में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के क्लियर वाटर शहर में नेशनल फुटबॉल लीग के प्रोफेशनल खिलाड़ी कुबो ने अपने घर पर बारबेक्यू पार्टी रखी। इसमें उनके 3 दोस्त परिवार के साथ आए, फिटनेस कोच निक, रियल एस्टेट ब्रोकर विल और एक अन्य खिलाड़ी कोरी थे। कूपर ने हाल ही में अपने पिछले टीम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था और अब नए नेशनल फुटबॉल लीग कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में थे। इस बीच वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे। कोरी भी टीम की ट्रेनिंग से फ्री थे। विल को हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसे में चारों दोस्तों ने फैसला किया कि शनिवार को समुद्र में मछली पकड़ने जाएंगे। सब मछली पकड़ने के शौकीन थे, तो अच्छा मौका था साथ में मजे करने का। उन्होंने तय किया कि जो सबसे कम मछली पकड़ेगा वो बाकियों को ड्रिंक्स पिलाएगा। समय आया शनिवार की सुबह। विल ने बहुत जल्दी उठकर निक को जगाया। इस ट्रिप के लिए विल ने ढेर सारा खाना तैयार किया था। 20 पीनट बटर और जैम सैंडविच, 20 टर्की चीज सैंडविच, साथ में ढेर सारी बियर और ड्रिंक्स। कुछ ही मिनटों में निक भी तैयार हो गया। दोनों ने सामान लोड किया और कूपर के घर पहुंचे। निक की पत्नी को थोड़ी चिंता थी क्योंकि मौसम ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो चिंता निक को नहीं रोक पाई। वे समय पर कूपर के घर पहुंचे। कूपर ने पहले से ही मछली पकड़ने वाली नाव और उसे खींचने वाली बड़ी पिकअप ट्रक तैयार रखी थी। निक ने घर में देखा कि बहुत सारा सामान पैक किया जा रहा था क्योंकि कूपर नए NFL टीम के शहर में शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन उस वक्त कूपर को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही वो एक बड़े संकट में फंसने वाले हैं। सब सामान पैक होने के बाद कूपर की पत्नी ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहना और शाम होने से पहले वापस लौट आना। कूपर ने हंसते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं पहली बार नहीं जा रहा। थोड़ी देर बाद चारों बंदरगाह पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी पार्क की क्योंकि मौसम खराब होने की आशंका थी, इसलिए कूपर ने कहा कि शाम 4 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। कोरी ने सबको प्लास्टिक बैग दिए ताकि फोन पानी से बच सकें क्योंकि खुले समुद्र में सिग्नल कमजोर होता है। चारों ने अपनी 21 फुट की मछली पकड़ने वाली नाव से फ्लोरिडा के क्लियर वाटर से मेक्सिको की खाड़ी के गहरे समुद्र की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसे ही वे निकले, टीवी पर खबर आने लगी कि एक बहुत तेज ठंडी हवा मेक्सिको की खाड़ी की ओर बढ़ रही है जो एक बड़ा तूफान लाएगी। निक की मां ने खबर देखी और बेटे को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। उनकी दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इधर चारों दोस्त खुशी खुशी मछली पकड़ रहे थे। आज किस्मत अच्छी थी, सबने अच्छी खासी मछलियां पकड़ी। समुद्र अभी शांत था, इसलिए उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वे और आगे गहरे पानी में चले गए। अच्छी जगह मिलने पर लंगर डाला, लेकिन लंगर समुद्र तल की किसी चीज में फंस गया। उन्होंने और मछली पकड़ी। धीरे धीरे समुद्र में असामान्य लहरें उठने लगीं, नाव हिलने लगी। कूपर ने तुरंत ड्राइविंग सीट पर जाकर कोरी से एंकर उठाने को कहा। कोरी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एंकर हिला भी नहीं। यहाँ कूपर ने पहली बड़ी गलती की। वो एक और एंकर खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लंगर की रस्सी काटने के बजाय चारों को मिलकर खींचने का फैसला किया। फिर भी नहीं हिला। फिर कूपर ने दूसरी बड़ी गलती की। नाव का इंजन स्टार्ट करके उसकी ताकत से एंकर खींचने की कोशिश की। इंजन चला, नाव ने जोर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक नाव का आगे का हिस्सा ऊपर उठ गया और वो पलट गई। चारों पानी में गिर गए। वे घबराए नहीं। पहले कोशिश की कि नाव को सीधा करें, लेकिन कई बार कोशिश के बाद भी नहीं हो पाया, बल्कि थकान और बढ़ गई। तब विल को अचानक याद आया, एंकर अभी भी नीचे फंसा है, इसलिए नाव नहीं पलट रही। अगर रस्सी काट दें तो शायद नाव सीधी हो जाए। उन्होंने नाव के प्रोपेलर से रस्सी काटने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद रस्सी कट गई। इधर निक की पत्नी मौसम की खबर देखकर परेशान थी और बार बार फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। उस वक्त उसका पति समुद्र में तैर रहा था। कई असफल कोशिशों के बाद चारों को मानना पड़ा कि नाव पलट नहीं पाएगी। अब मौसम बहुत खराब हो चुका था, तूफान जल्द आने वाला था, लेकिन वे मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने नाव से बचे हुए सामान इकट्ठा किए। कूलर में खाना और पानी था। कंट्रोल पैनल के पास लाइफ जैकेट थे। वेस्ट की प्रक्रिया बहुत तेज होने चाहिए। समुद्री पानी को जहाज के अंदर बड़े पैमाने पर घुसने नहीं देना चाहिए। ताकत बचाने के लिए चारों लोग बारी बारी से पानी में उतरकर सामान बाहर निकालते रहे। जब उन्हें लाइफ जैकेट और फ्लेयर मिल गए तो उन्होंने दूर से किसी अन्य जहाज की आवाज सुनी। चारों को तुरंत जीवित बचने की उम्मीद जगी। उन्होंने जल्दी से फ्लेयर जलाई और जहाज की दिशा में जोर जोर से हाथ हिलाने लगे, लेकिन मौसम इतना खराब था कि काले समुद्र और आकाश की तुलना में यह छोटी सी रोशनी बिल्कुल फीकी पड़ गई। जहाज को कुछ पता ही नहीं चला और वह दूर चला गया।
जीवित रहने की आशा टूटते देख चारों चुप हो गए, लेकिन परिवार के लिए उन्हें फिर हिम्मत जुटानी पड़ी। विल के बैग में चारों के फोन थे। अगर बैग पानी में नहीं भीगा तो शायद बाहर से संपर्क किया जा सकता था। बैग मिडल कंट्रोल के पास स्टीयरिंग व्हील के ठीक बगल में था, लेकिन अभी चारों की ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया। इस दौरान वे एक दूसरे को हौसला देते रहे कि उन्हें जिंदा रहकर किनारे पहुंचना ही है। दूसरी तरफ निक की पत्नी को पति का जवाब नहीं मिल रहा था। उसने तुरंत सास को फोन किया। पता चला कि सास को भी पूरे दिन बेटे से संपर्क नहीं हुआ। खराब मौसम को देखते हुए दोनों को तुरंत एहसास हो गया कि मामला गंभीर है। समुद्र पर नजर डालें तो फ्लेयर की रोशनी अभी बुझी नहीं थी कि निक फिर से जहाज के अंदर उतरा। उसने कंट्रोल कंसोल से बैग निकाला। चारों ने जल्दी से अपने अपने फोन निकाले, लेकिन फोन चालू होते ही वे स्तब्ध रह गए। फोन तो चालू हो रहे थे, पर सिग्नल बिल्कुल नहीं था। वे किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। निक ने सबको फोन बंद करने को कहा ताकि बैटरी बचे, क्योंकि आधे घंटे बाद वह भयानक तूफान उनके सिर पर होगा। इधर तट पर खड़ी पुलिस ने डॉक पर खड़ी पिकअप ट्रक देखी। उसमें खाली बोट ट्रेलर लगा था, जिसका मतलब था कि मालिक समुद्र में फंसा हो सकता है। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया और कोस्ट गार्ड को जल्द से जल्द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने को कहा। समुद्र में लहरों से उलटकर गिर चुके चारों लोग मुश्किल से फिर से बोट पर चढ़ पाए, लेकिन ठंडे समुद्री पानी के लगातार हमले से कूपर को सबसे पहले हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखने लगे। बाकी लोग उसे गर्म करने की कोशिश करने लगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों को लगा कि शायद तूफान गुजर रहा है, लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर से बेरहम लहरों में पटक दिया गया। दृश्य बहुत खराब था। निक ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और दूर तैरती हुई बोट का ढांचा दिखा। उसने जोर से चिल्लाकर साथियों को बोट की ओर तैरने को कहा। इसी बीच कोस्ट गार्ड को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। एक सैन्य पुलिस ने कॉलवर्ट के सेमिनोल बोट सर्विस पार्किंग में इकलौती ट्रेलर वाली गाड़ी देखी। कमांडर ने तुरंत पूछा, क्या आज रात कोई डिस्ट्रेस सिग्नल या SOS कॉल आया? परिवार ने कहा, नहीं, यह बुरी खबर थी। अब तूफान तेजी से अंदर की ओर बढ़ रहा था। समुद्र की सतह का तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस था, जबकि पानी के अंदर सिर्फ 11 डिग्री। अगर कोई समुद्र में फंसा है तो बचने की संभावना बेहद कम है। कमांडर ने सबको सतर्क रहने और किसी भी SOS सिग्नल पर तुरंत ध्यान देने को कहा। चारों के लापता होने के 10 घंटे बाद वे अनगिनत बार बोट पर चढ़ने में सफल हुए। अब कूपर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। टेरी ने गुस्से में चिल्लाकर उसे सोने नहीं दिया और मैदान पर इस्तेमाल होने वाली बातों से उसे हौसला दिया, लेकिन कूपर अब कुछ सुन नहीं पा रहा था। वह बस कुछ ही वाक्य बार बार दोहरा रहा था। फिर उसे परिवार के लोग दिखने लगे। यह हाइपोथर्मिया से होने वाली भ्रम की स्थिति थी। बाकी तीनों ने उसे बचाने के लिए आखिरी फ्लेयर जला दिया ताकि उसे गर्मी मिले। अब वे 20 घंटे से लापता थे। थोड़ी देर बाद कूपर अचानक तेजी से छटपटाने लगा। बाकी लोगों को उसे जोर से पकड़ना पड़ा, वरना एक बार फिर लहरों में जाने पर वह पूरी तरह खत्म हो जाता। दूसरी तरफ निक और कूपर की पत्नियां बहुत बेचैन हो चुकी थीं। तभी कूपर की पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि कूपर की ट्रक अभी भी बोट डॉक की पार्किंग में खड़ी है और सभी के फोन बंद हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि वह चाहती थी कि सब ठीक हों, फिर भी उसने कोस्ट गार्ड को फोन कर दिया। अब सिर्फ प्रार्थना और अच्छी खबर का इंतजार था। कुछ देर बाद कोस्ट गार्ड को कूपर की पत्नी का अलार्म कॉल मिला। पता चला कि 4 लोग मछली पकड़ने गए थे, जिनमें 2 प्रोफेशनल अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। उनकी गाड़ियां अभी भी पार्किंग में हैं। सुनते ही कमांडर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, हाइपोथर्मिया की तुलना में डूबकर मरना तो कम दर्दनाक होता है। डूबने में कुछ सेकंड का डर होता है, फिर सब खत्म, लेकिन शरीर का तापमान कम होने पर अलग तरह का यातना होती है। खासकर उन 2 एथलीटों के लिए जिनमें फैट की परत कम होती है, हाइपोथर्मिया बहुत तेजी से बढ़ता है। जब शरीर का तापमान 35 डिग्री तक गिर जाता है तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं ताकि दिल को खून मिलता रहे। समुद्री पानी शरीर में घुसने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है, दिल पर बोझ बढ़ता है, सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, व्यक्ति की मूवमेंट बंद हो जाती है, बोलना लड़खड़ाने लगता है, फेफड़े काम करना बंद करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, दिमाग में भ्रम, पागलपन जैसी स्थिति आती है और आखिर में पूरी तरह होश खो देते हैं। वास्तव में चारों लोग ठीक यही सब झेल रहे थे। कमांडर ने कूपर की पत्नी से पूछा कि क्या घर में कोई पुराना GPS डिवाइस है? उसमें कूपर के पसंदीदा मछली पकड़ने के स्पॉट का कोऑर्डिनेट हो सकता है। फिर 2 विमान तुरंत उड़ान भरकर सर्च के लिए निकल गए, लेकिन कूपर की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। तूफान, बारिश और बिजली फिर से शुरू हो गई। माहौल और भी भयानक हो गया। खराब मौसम की वजह से विमानों के पायलट समुद्र की सतह नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने ऊंचाई 1500 फीट तक कम कर दी। ये खबर कोस्ट गार्ड तक पहुंची। अब हवा पश्चिम की ओर बह रही थी। तूफान जमीन पर आ चुका था। तापमान 10-15 डिग्री के बीच था। ऐसे में बचाव के लिए बहुत तेजी से काम करना होगा। पायलट ने कहा, अगर परिवार कोई कोऑर्डिनेट दे सके तो बेहतर होगा, वरना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। इसी बीच निक और कूपर की पत्नियां पुराने सामान में GPS ढूंढने लगीं। जितना जल्दी ढूंढना था उतना ही कुछ नहीं मिल रहा था।
निक की पत्नी ने कूपर की पत्नी को सांत्वना दी कि स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। आखिरकार वे 4 मजबूत जवान मर्द थे। कूबो की पत्नी अब थोड़ा शांत हुई और धुंधली यादों के सहारे पुराने उपकरण की तलाश में लग गई। अभी तक कोई फोन कॉल नहीं आया था जो उन्हें जल्दी करने को कहता। तभी उन्होंने वह पुराना उपकरण ढूंढ लिया जो अब तक बेकार पड़ा था। उन्होंने जल्दी से उसे चार्ज किया और चालू किया। फिर कूबो का सबसे पसंदीदा मछली पकड़ने वाला स्थान का कोऑर्डिनेट्स शेनवे को बता दिया। शेनवे ने देर नहीं की और तुरंत वह कोऑर्डिनेट्स सभी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को भेज दिया। दोनों पत्नियां भावुक होकर एक दूसरे से गले मिल गईं। उन्हें लगा कि आखिरकार उनके पतियों के जीवित बचने की उम्मीद जाग गई है। लेकिन अफसोस, बात वैसी नहीं हुई। दूसरी तरफ 2 हेलीकॉप्टर तेजी से उस कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ रहे थे और अब तक दूसरा सबसे कम फैट डेंसिटी वाला कोरी भी कूबो की तरह हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखाने लगा था। अगर अभी हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ लेते तो शायद एक चांस बच जाता। लेकिन ठीक उसी समय एक बड़ा लहर उठा और कोरी को समुद्र में खींच ले गया। बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, बचाने का मौका ही नहीं मिला। और भी बुरी बात यह कि हाइपोथर्मिया से पीड़ित कूबो लगातार दर्दनाक चीखें मार रहा था। जब निक और विल पूरी तरह निराश हो चुके थे तभी उन्होंने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देखा। दोनों ने जोर जोर से हाथ हिलाए और चिल्लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बारिश और हवा ने उनकी आवाज को निगल लिया। हेलीकॉप्टर में रडार और इंफ्रारेड सिस्टम खराब हो चुके थे। नंगी आंखों से विशाल समुद्र में इतने छोटे से इंसान और टॉर्च की रोशनी ढूंढना नामुमकिन था। पायलट ने कैप्टन को रिपोर्ट किया कि कुछ नहीं दिखा। मौसम और खराब हो रहा था। अभी सर्च ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। थोड़ी सी भी चूक हुई तो वे खुद समुद्र में जा गिरेंगे। निक और विल बस देखते रह गए जब उम्मीद की आखिरी किरण, वह हेलीकॉप्टर, धीरे धीरे दूर होता चला गया। दूसरी तरफ कूबो की पत्नी ने कैप्टन का फोन उठाया। उन्हें पता चला कि मौसम इतना खराब है कि सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। तूफान थमने के बाद ही दोबारा हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे। दोनों पत्नियों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वे बस एक दूसरे को सांत्वना दे रही थीं। बस सुबह हो जाएगी तब सर्च आसान हो जाएगा। चारों बहुत किस्मत वाले हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके दिलों में एक भारी बोझ बना हुआ था। उधर कैप्टन का भी मन भारी था। उसने सर्च को और तेज करने का फैसला किया। ड्रैगन स्टॉर्म पेट्रोल बोट को तुरंत निकलने का ऑर्डर मिला। जहाज के क्रू अभी सो रहे थे, लेकिन इमरजेंसी ऑर्डर मिलते ही सब तैयार हो गए। मौजूदा तकनीक की सीमा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस खराब मौसम में काम नहीं कर रहे थे। इसलिए कमांडर ने आदेश दिया, सिर्फ नंगी आंखों से लोगों को ढूंढो। समय बीतता गया और अगली सुबह हो गई। रात की तेज हवाओं और लहरों की वजह से कूबो भी समुद्र में बह गया। अब मछली पकड़ने वाली छोटी नाव पर सिर्फ निक और विल बचे थे। लेकिन पतले कपड़ों वाला विल अब अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था। उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। उसे लगने लगा कि कोरी और कूबो उनसे ज्यादा ताकतवर और बेहतर थे, फिर भी प्रकृति के सामने हार गए। तो फिर वो और निक कैसे बच पाएंगे? निकलने से पहले बाकी तीनों ने निक के गर्म कपड़ों का मजाक उड़ाया था। निक ने कहा था, मम्मी ने खरीदे हैं। कौन जानता था कि वो बदसूरत लगने वाले कपड़े और पैंट पानी में भीग कर शरीर से चिपक गए और अनजाने में इंसुलेशन की तरह काम करने लगे। इसी वजह से निक चारों में सबसे ज्यादा देर तक टिका रहा। लेकिन अगले ही पल नाव के आसपास शार्क के पंख दिखाई देने लगे। दोनों डरकर नाव के बीचों बीच सिकुड़ गए। हालांकि शार्क ने हमला नहीं किया, लेकिन घबराहट में दोनों के हाथ से सैंडविच गिर गए। इससे विल का मन और टूट गया। उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। निक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने विल को कसकर गले लगा लिया और अपनी बॉडी हीट देने की कोशिश की। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि फिर तेज हवाएं चलीं। लहरें नाव पर जोर जोर से टकराने लगी। दोनों बार बार नीचे गिरते और फिर चढ़ते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी ताकत जल्द खत्म हो जाती। निक ने जल्दी से रस्सी निकाली और दोनों को नाव से बांध दिया ताकि लहरें उन्हें बहा न ले जाएं। इसी बीच 4 लोगों के लापता होने की खबर पूरे न्यूज चैनलों पर छा गई। निक के माता पिता को बुरी खबर मिली। कोस्ट गार्ड ने सर्च रोक दिया है। मौसम ठीक होने पर फिर शुरू करेंगे। निक की माँ गुस्से से बाहर हो गईं और सीधे कोस्ट गार्ड ऑफिस पहुंच गईं। गुस्साई बुजुर्ग महिला को देखकर कैप्टन ने समझाया, अभी 200 से ज्यादा लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पायलट अभी उड़ नहीं सकते। हवा और बारिश इतनी तेज है कि सेफ्टी लिमिट पार हो चुकी है। वे पायलट भी किसी के बच्चे हैं, मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। कैप्टन की बातों से निक की माँ थोड़ी शांत हुई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरा बच्चा अभी जिंदा है? कैप्टन ने कहा, उसे जिंदा मानिए, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों को वापस लाऊं। इधर निक और विल लहरों से जूझ रहे थे। फिर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखा, लेकिन बिना फ्लेयर के हाथ हिलाने से कुछ नहीं हो रहा था। हेलीकॉप्टर दूर होता गया। विल का धैर्य टूट गया। वह नाव के नीचे बैठ गया। काफी देर बाद थोड़ी ताकत आई। उसने निक से कहा, अभी दिन है, जहाज के अंदर जाकर कुछ खाने पीने का सामान निकाल लेते हैं। विल ने निक को नहीं आने दिया और खुद पानी में उतर गया।
थोड़ी देर बाद वह एक बॉटल ऑफ एनर्जी ड्रिंक और एक पैकेट बिस्किट लेकर आया। दोनों ने जल्दी जल्दी कुछ खाया, तभी अचानक दोनों को जमीन दिखी। निक ने फोन निकाला, सिग्नल 0। असल में यह दोनों को एक साथ भ्रम हो रहा था। विल बोला, दोनों को एक साथ भ्रम कैसे हो सकता है? अब कई घंटों से हेलीकॉप्टर नहीं आया। अगर आज कोशिश नहीं की तो मैं आज रात नहीं बचूंगा। लेकिन दोनों ने उस जमीन की ओर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आया, आसपास कोई जमीन नहीं है। वे जल्दी से वापस नाव पर लौट आए। लगभग 30 घंटे बीत चुके थे। विल अब सचमुच अपनी सीमा पार कर चुका था। उसका दिमाग सुन्न पड़ रहा था, शरीर का तापमान लगातार गिर रहा था, हाइपोथर्मिया उसे निगल रहा था। वह धीरे धीरे नाव पर लेट गया। पहले बेसबात बड़बड़ाने लगा, फिर होश खोने से पहले निक से बोला, मेरे मम्मी पापा से कहना मुझे माफ कर देना। इसके बाद उसे अचानक बहुत गर्मी लगने लगी। वह कपड़े उतारने लगा। यह हाइपोथर्मिया का भ्रम था। निक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विल समुद्र में कूदकर ठंडा होने की जिद करने लगा। निक उसे पकड़े हुए था, लेकिन एक बड़ी लहर आई। निक का बैलेंस बिगड़ा और हाथ छूट गया। जब निक संभला तो विल पहले ही समुद्र में जा चुका था और तेज लहरों में गायब हो गया। लहरों ने विल को खींच लिया। दूसरी तरफ 2 हेलीकॉप्टर बिना कुछ ढूंढे दोबारा वापस लौट आए। अब दूसरा दिन चल रहा था। प्राकृतिक रूप से जीवित रहने की संभावना और भी कम हो चुकी थी। शाम को ड्रैगन स्टॉर्म जहाज को सूचना मिली, सर्च मिशन खत्म किया जा सकता है। इसी बीच निक की पत्नी और माँ घर पर अभी भी इंतजार कर रही थी। उम्मीद बहुत कम रह गई थी, फिर भी मन में एक छोटी सी किरण बाकी थी। क्या पता निक अभी भी जिंदा हो। दोनों बस प्रार्थना में एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रही थी। निक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और जहाज के प्रोपेलर को कसकर पकड़ रखा था। इसी वजह से वह छोटी नाव पर टिका रहा। अगले ही पल उसने दूर से एक जहाज की रोशनी देखी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। निक ने पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन अफसोस वह जहाज जल्दी ही मुड़कर चला गया। फिर से आकाश और समुद्र में सिर्फ वही अकेला रह गया। फिर भी निक ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार टिका रहा जब तक सुबह की पहली किरण नहीं आई। अब लापता हुए कुल 42 घंटे बीत चुके थे। आखिरकार तूफान थम गया, समुद्र शांत होने लगा और निक की जिद्दी हिम्मत को आखिरकार फल मिला। ड्रैगन स्टॉर्म पर 2 नाविकों ने दूरबीन से देखा। थोड़ी दूर पर एक उल्टी पड़ी छोटी नाव है और उस पर एक आदमी पड़ा है। जिंदा है या नहीं पता नहीं। उन्होंने तुरंत रबर की नाव भेजी ताकि जांच हो सके। शेनवे को खबर मिलते ही उसने हेलीकॉप्टर भी तुरंत भेज दिया। कुछ ही देर में आवाज सुनकर निक ने आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर उसे समझ आ गया, आखिरकार बचाव हो गया। जल्द ही निक को रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर में चढ़ाया। खबर मिलते ही सारे रेस्क्यू कर्मचारी खुशी से चिल्ला उठे। कई दिनों से दबी उदासी एक पल में टूट गई। फिर निक की पत्नी और माँ को यह खुशखबरी मिली, उनका बेटा पति जिंदा है और बच गया है। लेकिन बाकी तीनों के परिजनों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद सर्च टीम ने आधिकारिक तौर पर बाकी तीनों की तलाश छोड़ दी। आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिली। कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।